नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रश्मि सिंह। सबसे पहले बात करते हैं परीक्षा पे चर्चा की। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में पीएम मोदी ने छात्र छात्राओं से संवाद किया। उन्होंने छात्रों द्वारा पूछे गए सवालों का बड़े ही सहज शब्दों में जवाब दिया। पीएम मोदी ने छात्रों को पढ़ाई के साथ खेलकूद के लिए भी प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम में लाखों की संख्या में छात्र, शिक्षक और अभिभावक ऑनलाइन माध्यम से जुड़े। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा, यहां छात्रों के बीच आने से मैं 50 साल छोटा हो जाता हूं। कार्यक्रम में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और शिक्षा मंत्री ने भी शिरकत की। पीएम मोदी ने पर्यावरण को स्वच्छ बनाने का क्रेडिट बालक बालिकाओं को दिया। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण पर जोर देते हुए कहा कि परमात्मा ने जो संसाधन दिया है उसे हमने बर्बाद कर दिया है। उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग के लिए पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने को मुख्य जिम्मेदार बताया। पीएम मोदी ने छात्रों को तनाव और दबाव मुक्त होकर रहने और काम करने की सलाह भी दी। उन्होंने इसके साथ शिक्षकों और अभिभावकों को बच्चों की क्षमताओं को पहचानने और उसके मुताबिक व्यवहार करने की सलाह दी है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि ईश्वर की सबसे बड़ी सौगात वर्तमान है। जो वर्तमान को जान पाता है, जो उसे जी पाता है, उसके लिए भविष्य के लिए कोई प्रश्न नहीं होता है। पहले हमारे यहाँ खेलकूद एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी माना जाता था। आपको जो 5वीं, 6ठी, 7वीं में पढ़े होंगे उनको पता होगा। अब इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में वो शिक्षा का हिस्सा बना दिया गया है। 20वीं सदी की व्यवस्था, 20वीं सदी की नीति, इससे 21वीं सदी में आगे बढ़ सकते हैं क्या? जरा जोर से बताइए ना। नहीं बढ़ सकते ना। तो हमें 21वीं सदी के अनुकूल अपनी सारी व्यवस्थाओं को, सारी नीतियों को ढालना चाहिए कि नहीं ढालना चाहिए। अगर हम अपने आप को इवॉल्व नहीं करेंगे तो हम ठहर जाएंगे, और ठहर जाएंगे ऐसा नहीं, हम पिछड़ जाएंगे। जब तक चाहे पेरेंट्स हो या टीचर्स हो या स्कूल का एनवायरनमेंट हो, हम बच्चे के शक्ति और उसकी सीमाएं, उसकी रुचि, उसकी प्रवृत्ति, उसकी अपेक्षा, उसकी आकांक्षा, इन सबको बारीकी से ऑब्जर्व नहीं करते हैं, उसको जानने समझने का प्रयास नहीं करते हैं और हम उसको धक्का मारते जाते हैं, तो कहीं न कहीं वो लड़खड़ा जाता है। और इसलिए मैं रोशनी के माध्यम से सभी पेरेंट्स को, सभी टीचर्स को कहना चाहूंगा कि आप अपने मन की आशा अपेक्षा के अनुसार अपने बच्चों पर बोझ बढ़ जाए, इससे बचने का प्रयास करें। उनकी और हर बच्चे के पास एक स्ट्रेंथ होती है। हर माँ बाप को स्वीकारना होगा कि आपके तराजू में वो फिट हो या ना हो, लेकिन परमात्मा ने उसको किसी न किसी विशेष ताकत के साथ भेजा है। उसके अंदर कोई सामर्थ है। ये आपकी कमी है, ये आपकी कमी है कि आप उसके सामर्थ्य को पहचान नहीं पाते हो। ये आपकी कमी है कि आप उसके सपनों को समझ नहीं पा रहे हो, और इसलिए दूरी वहीं से बन जाती है। और मैं चाहूंगा बच्चों से कि आप प्रेशर के बीच भी, अब ये तो मैं नहीं कहूंगा कि माँ बाप का मत सुनो, मैं ये तो नहीं कहूंगा टीचर की बात मत सुनो, ये तो सलाह ठीक नहीं होगी। सुनना तो है ही है, वो जो कहते हैं उसको समझना है, लेकिन हमें उन चीजों को स्वीकार करना है जो हमारे भीतर बहुत सहज रूप से। आपने देखा होगा धरती भी वैसे तो निर्जीव लगती है। एक बीज बोएंगे तो उसमें से कुछ नहीं निकलता है, लेकिन उसी धरती पर दूसरा बीज बोएंगे तो बहुत कुछ निकल के आता है, बहुत बड़ा वटवृक्ष बन जाता है। दोष धरती का नहीं है, कौन सा बीज बोया है उस पर है। और इसलिए आपको पता है कि कौन सी चीज आप आसानी से एडॉप्ट कर लेते हैं, कौन सी चीज आपको मन के साथ एकदम उसमें आगे बढ़ जाते हैं,
आप जी जान से उसमें जीतते जाइए, आपको कभी बोझ महसूस नहीं होगा। और शुरू में रुकावट आएगी, लेकिन बाद में परिवार गर्व करने लगे। वहीं पीएम मोदी ने आज छात्रों के साथ संवाद किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी में छात्र छात्राओं के साथ इस कार्यक्रम में शिरकत की और पीएम मोदी की बातों को ध्यान से सुना। And climate change resilience. The children have expressed these themes in various ways using different materials, watercolors, oils, clay, to express how they see these themes. तो आज पीएम मोदी ने परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के जरिए छात्रों से सीधे संवाद किया। इस कार्यक्रम में पौड़ी के डीएम डॉक्टर विजय कुमार जोगदड़े ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर स्कूली शिक्षक और छात्र भी मौजूद थे। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने बच्चों से सीधा संवाद किया और उन्हें परीक्षा के तनाव से मुक्ति के उपाय बताए। इस मौके पर कई छात्रों ने पीएम मोदी के सामने समस्याओं को रखा। पीएम मोदी ने शिक्षकों अभिभावकों को छात्रों पर किसी तरह का दबाव नहीं डालने की सलाह दी है। माननीय प्रधानमंत्री जी का परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया और सभी विधानसभा क्षेत्रों के सम्मानित विधायकगणों को इसके बारे में हमने आमंत्रित किया है। कई स्थानों पर उनके द्वारा प्रतिभाग किया जा रहा है और सभी हमारे कॉलेज विद्यालय छात्र जो हैं इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री का संबोधन है उसको बहुत गौर से सुन रहे हैं और जो निर्देश माननीय प्रधानमंत्री जी अपने विचार से साझा कर रहे हैं, मैं उससे धामी सरकार पार्ट 2 में धन सिंह रावत सबसे मजबूत मंत्री बनकर उभरे हैं। उन्हें स्वास्थ्य शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा समेत सहकारिता विभाग जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। धन सिंह रावत अपनी नई जिम्मेदारी को अच्छी तरह समझते हैं। यही वजह है कि धन सिंह रावत ने पहले 100 दिनों की अपनी प्राथमिकता को तय कर लिया है। इंडिया वॉइस से खास बातचीत में धन सिंह रावत ने कहा कि कई योजनाएं ऐसी हैं जिन्हें सरकार 100 दिनों में लागू करने जा रही है ताकि जनता को योजनाओं का लाभ जल्द से जल्द मिल सके। इन सभी मुद्दों पर हमारे संवाददाता सौरभ भाटिया ने कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत से खास बातचीत की। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्रियों को विभागों का आवंटन हो चुका है। हमारे साथ मौजूद हैं धन सिंह रावत जी, जो भारी भरकम मंत्रियों में जो है देखे जाते हैं। सर, आपको जो है बड़े मंत्रालय दिए, स्वास्थ्य जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पहले से थी और शिक्षा जैसी जो है चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारी इस बार दी गई है, क्या मानते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी का, अपने मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद दे रहा हूँ कि हम सभी मंत्रियों को कल रात को विभाग मिल चुके हैं और आज सत्र है। कल हम अपने विभागों की समीक्षा बैठक भी करेंगे और जो हमारा दृष्टि पत्र है पार्टी का, उसको लागू करने के लिए अक्षर से पालन किया जाएगा और 100 दिन का एक हम रोड मैप तैयार कर रहे हैं, एजेंडा तैयार कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आप लोगों को 100 दिन में सारी चीज़ें धरातल पे दिखेंगी कि हमारी सरकार की प्राथमिकताएं क्या क्या है। सर, शिक्षा जैसा जो है चुनौतीपूर्ण विभाग, पहले से ही जो ये कहा जाता है कि शिक्षा मंत्री के लिए बहुत सारी चुनौतियां होती हैं और भविष्य को देखा जाए 2027 के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में भी रहेगा। अभी जो विभाग मिला किस रूप में देखते हैं, कैसे जो टैकल करेंगे? देखिए, मेरे पास उच्च शिक्षा विभाग पहले भी था, अब मेरे पास माध्यमिक शिक्षा भी है और बेसिक शिक्षा भी है और निश्चित रूप से उत्तराखंड में हम एक गुणवत्तापूर्वक शिक्षा देने का प्रयास करेंगे। जो टीचरों की कमी है उनको पूरा किया जाएगा, जो प्राचार्यों की जो है अभी प्रमोशन ड्यू है उनको पूरा किया जाएगा और मैं कह सकता हूं कि स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में हमारी सरकार की प्राथमिकताएं तय हैं कि हमको क्या क्या करना है और इसको हम अक्षर से पालन करें। सर, सहकारिता विभाग की महत्वपूर्ण जिम्मेवारी आपके पास है। लोगों को जो है बड़ी उम्मीद थी कि इस बार जो है नियुक्तियां होने जा रही हैं, लेकिन फिर जो है रोक लग गई। वजह क्या मानते हैं और कब तक जो है इस पर जो है इम्प्लीमेंट होने के बाद नियुक्तियां शुरू हो जाएंगी दोबारा से? देखिए, कोऑपरेटिव विभाग में हमने पारदर्शी नियुक्तियों का एक बड़ा अभियान चलाया और आपने देखा होगा कि लगभग 500 नियुक्तियां हमने IBPS से कराई, जो कि बैंकिंग की सबसे बड़ी सर्वोच्च संस्था है। अभी बोर्डों को हमने अधिकार दिया था 4th क्लास की नियुक्तियों के लिए, तो आचार संहिता में 3 बोर्डों ने
जो है नियुक्तियाँ की हैं, लेकिन वहाँ की शिकायतें आई हैं कि भाई वहाँ कुछ गड़बड़ हुई है। तो मैंने कल उसका आदेश कर दिया है सारी नियुक्तियों को रोकने का, जहाँ जहाँ गड़बड़ हुई है, और उसके जांच के भी आदेश दे दिए हैं। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो SIT जांच भी उस पर बिठाई जाएगी। सर, स्वास्थ्य विभाग आपके पास पहले भी रहा, आपने एक रोड मैप जरूर तैयार कर लिया होगा, क्योंकि तमाम जगहों पर स्वास्थ्य के हालात अभी भी बेहतर नहीं है। उनको कैसे बेहतर बनाएंगे, क्या योजना है? देखिए, मैंने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में इन 6 महीनों में हमने काफ़ी काम किया हमारी सरकार ने, चाहे डायलिसिस के क्षेत्र में हो, डॉक्टरों की नियुक्तियों के क्षेत्र में हो, और हमारे हॉस्पिटलों के ठीक करने की दिशा में हो। हमने निःशुल्क जांचें जो है लोगों के करा रहे हैं, तो काफ़ी काम किया है। उसको अब धरातल पे ले जाने का काम अब रह गया है। और मैं कह सकता हूँ कि कोविड के समय में भी बहुत अच्छा काम हमारे स्वास्थ्य कर्मियों ने किया है। और मैं कह सकता हूँ कि देश के चुनिंदे राज्यों में हमारा राज्य ऐसा है जिसने कि कोविड के समय में बहुत अच्छा काम किया है। सर, प्रधानमंत्री जी ने 2025 के लिए टारगेट जो है निर्धारित किया उत्तराखंड के लिए, आप किस रूप में जो देखते हैं और क्या पूरा कर पाएंगे बेहतर तरीके से? निश्चित रूप से हम प्रधानमंत्री जी के सपनों को साकार करेंगे। और ये जो टारगेट हमको मिला है 25 साल जो राज्य को हो जाएंगे, तो इसके लिए अभी से हम उसका रोड मैप तैयार कर रहे हैं। धन्यवाद सर। तो ये थे डॉक्टर धन सिंह रावत, जिन्होंने सीधे तौर पर बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2025 को लेकर अपनाया हुआ टारगेट पूरा करने के लिए सरकार पूरी तरीके से काम करेगी। कैमरामैन हरीश भट्ट के साथ मैं सौरभ भाटिया, इंडिया वॉइस देहरादून। वहीं कैबिनेट मंत्री बनने के बाद सौरभ बहुगुणा पहली बार टपकेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे और टपकेश्वर महादेव की पूजा अर्चना की। पूजा के बाद कैबिनेट मंत्री ने मंदिर के मुख्य महंत का आशीर्वाद भी लिया। इस मौके पर सौरभ बहुगुणा के साथ उनका परिवार भी मौजूद था। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा सिद्धिर्बुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः। प्रदेश के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने नई सरकार में मंत्रियों के उच्च अधिकारियों की ACR लिखने का जो मुद्दा उठाया, अब विभाग बंटवारे के बाद मंत्री भी उस पर एकजुट नजर आ रहे हैं। इस मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने इसका प्रस्ताव CM के सामने रखा है। पिछली सरकार में मंत्रियों और अधिकारियों के बीच टकराव की स्थिति बनी देखी गई थी। एक मंत्री के साथ तो अधिकारी का विवाद खूब सुर्खियों में रहा था। तभी से इस मुद्दे को भी हवा मिलने लगी थी। ब्यूरोक्रेसी को नियंत्रण में रखने के लिए मंत्रियों के पास पूर्व की भांति उच्च अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट लिखने का अधिकार होना चाहिए। ऋषिकेश के सरकारी अस्पताल प्रशासन ने कोरोना काल में अपनी सेवा देने वाले 150 संविदा कर्मचारियों को काम से निकाल दिया है। इसके खिलाफ नौकरी से निकाले संविदा कर्मचारियों ने अस्पताल के गेट पर विरोध प्रदर्शन किया और वापस काम पर रखने की मांग की है। 19 साल से हम यहाँ कार्यरत हैं, आपको सेवा देते आ रहे हैं और अचानक से 31 तारीख को हमारे ठेकेदार का फ़ोन आता है कि आप 1 तारीख से कार्य नहीं करेंगे। सर, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, 18 तारीख को यहाँ टेंडर होना है और हमारे 18 दिनों में हमारे बच्चों को कौन पालेगा। और कोविड में हमने सर अपने परिवार को छोड़ के 19 दिन कोविड में ड्यूटी करी और कोविड में ड्यूटी करते हुए अपने परिवार को नहीं देखा, जबकि कोविड हमें भी हो सकता था। और सड़ी सड़ी बोरी आई, उन्हें भी देखा और हमें CM साहब ने ना तो कोई रिस्पॉन्स दे रहे हैं और हमें एकदम से कार्य से निकाल। और अब बढ़ते अगले खबर की तरफ। विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क प्रशासन इन दिनों लगातार घटती हॉक डियर की संख्या को लेकर चिंतित है। विभाग हॉक डियर की संख्या को बढ़ाने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाने की कोशिश कर रहा है। कॉर्बेट पार्क में 1977 में हॉक डियर की संख्या 1125 थी। वहीं 2000 में इनकी संख्या घटकर 294 रह गई और 2008 में 233 ही रह गई। पिछले साल हुए गणना में केवल 100 हॉक डियर की कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में पाए गए हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क प्रशासन के मुताबिक हॉक डियर दलदली इलाकों में पाए जाते हैं और जबकि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में लगातार दलदली इलाकों की कमी होती जा रही है।
हमारे जो दलदली क्षेत्र हैं, हमारे जो काफ़ी सारे एरिया जो हमारे जो जहाँ पर हॉक डियर की प्रेजेंस होती है, वो एरियाज़ की कमी होने के कारण उनकी प्रेजेंस कुछ कम हुई है। लगातार पिछले मॉनिटरिंग में भी उनके नंबर्स कम आए थे। इस पे सम्यक विचार करते हुए एक प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है और इसमें कुछ हैबिटेट इंटरवेंशन या कुछ जो कुछ चीज़ों की आवश्यकता होगी पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए उस पर सदी के महानायक अमिताभ बच्चन इन दिनों उत्तराखंड में अपनी आने वाली फिल्म गुड बॉय की शूटिंग के लिए पहुंचे हैं। ऋषिकेश पहुंचे अमिताभ बच्चन परमार्थ निकेतन गए और गंगा आरती में शिरकत की। बीते 26 और 27 मार्च को फिल्म गुड बॉय की शूटिंग परमार्थ निकेतन की यज्ञशाला आश्रम परिसर और बगीचों में की गई थी। स्वामी चिदानंद सरस्वती ने अमिताभ बच्चन का अभिनंदन करते हुए कहा कि अमिताभ बच्चन ने अपनी फिल्मों के माध्यम से अनेक कीर्तिमान स्थापित किए हैं। बच्चन परिवार ने भारत और भारतीय संस्कृति को गौरवान्वित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सिखों के पवित्र धाम श्री हेमकुंड साहिब के कपाट खोलने की तिथि घोषित कर दी गई है। हेमकुंड साहिब के कपाट 22 मई दिन रविवार को 10:30 बजे खुलेंगे। हेमकुंड साहिब ट्रस्ट के उपाध्यक्ष नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा ने ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे के आसपास बर्फ से ढके रास्तों को खोला जा रहा है। नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा ने बताया कि यात्रा में श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसके लिए ट्रस्ट ने सभी गुरुद्वारों में लंगर के साथ ही बिस्तर की उचित व्यवस्था की है। मेडिकल सुविधा का प्रबंधन भी किया गया है। यात्रा मार्ग पर जगह जगह ट्रस्ट के सेवादार श्रद्धालुओं की सेवा में तैनात रहेंगे। किसी भी प्रकार की मेडिकल परेशानी होने पर एक एम्बुलेंस भी गोविंद घाट में खड़ी मिलेगी, जिसमें कि एक MBBS डॉक्टर और फार्मासिस्ट भी मरीजों की सेवा में तैनात रहेंगे। गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट ने भारतीय सेना और अपने दल के निरीक्षण के पश्चात उत्तराखंड प्रशासन से विचार विमर्श करके निर्णय लिया है कि इस वर्ष श्री हेमकुंड साहिब जी के कपाट 22 मई दिन रविवार को प्रातः 10:30 बजे खोल दिए जाएंगे। यात्रियों की सुविधाओं के लिए ट्रस्ट द्वारा अपनी सभी धर्मशालाओं में रखरखाव का कार्य प्रारंभ कर लिया गया है। भारतीय सेना दूसरे सप्ताह में अप्रैल के अपना बर्फ कटान का कार्य प्रारंभ कर देगी। और बात किसानों की करते हैं। बागेश्वर के किसानों के एक दल मुक्तेश्वर के केंद्रीय शोषण बागवानी संस्थान पहुंचा, जहां विशेषज्ञों ने खेती और बागवानी की जानकारी दी। इस मौके पर किसानों को फलदार पेड़ों पर लगने वाले रोग और उपचार की जानकारी दी गई। किसानों को इसके अलावा लहसुन, पूलम, आड़ू, नाशपाती, सेब, प्याज, स्ट्रॉबेरी सहित अन्य प्रजातियों की जानकारी भी दी गई। आज किसान की एक खुरपा मुरपा का जो बाहरी बीमारी है उसका बारे में जानकारी दिया गया है, जिसकी कारण आर्थिक नुकसान किसान का बहुत होता है। और ये बीमारी गाय भैंस दूधखोर वाला जो पानी है उसमें होता है और बकरी में भी ये कहीं नुकसान पहुंचाते हैं। इस कारण से किसान को दो चीज़ बहुत। नारायण सिंह टेरी संस्थान मुक्तेश्वर से यहाँ पर आया हूँ और आज जो ये CITS ने एक दिवसीय किसानों की का एक भ्रमण कार्यक्रम यहाँ पर करवाया है, बहुत ही काबिल तारीफ है। जिस